एक यतीम लड़का जिसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए, वो आगे चलकर कैसे दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड बनाता है। इतना ही नहीं, रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड बनता है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 1 में अपने सोल्जर्स को रोलेक्स की घड़ियां पहनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोलेक्स हर साल 80,000 करोड़ की घड़ियां बेचती है, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी कैसे टैक्स 0 रुपए देती है। लेकिन ऐसा क्यों है और ये घड़ी इतनी महंगी क्यों है, आइए जानते हैं राइस आई की इस शानदार वीडियो में। हैंस वेल्सडॉर्फ 22 मार्च 1881 में जर्मनी में पैदा हुए थे। वेल्सडॉर्फ के 2 भाई बहन थे, वो अपने फैमिली के साथ हो। बट 1892 में जब वेल्सडॉर्फ 11 साल के हुए तो इनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि इस साल एक बीमारी की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई। ठीक 1 साल बाद उनकी फादर की भी डेथ हो गई। 12 साल की उम्र में वेल्सडॉर्फ यतीम हो चुके थे। वेल्सडॉर्फ के पेरेंट के पास कुछ जमीन थी जो वेल्सडॉर्फ के अंकल ने बेच दी और इन तीनों भाई बहनों को एक स्कूल में डाल दिया। स्कूल में वेल्सडॉर्फ को एक स्विस लड़का मिला जिसने वेल्सडॉर्फ को अपने कंट्री स्विट्जरलैंड में एक जगह के बारे में बताया। इस जगह का नाम था ला चोक्स दी फोन। उसने वेल्सडॉर्फ को बताया कि यहाँ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज बन रही है जो घड़ियां बनाती है। छोटे वेल्सडॉर्फ ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में एक बार वो स्विट्जरलैंड जरूर जाएंगे। स्कूल खत्म होने के बाद 19 साल की एज में वेल्सडॉर्फ स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। वेल्सडॉर्फ घड़ी बनाने वाले कंपनी में काम करना चाहते थे और इनका ये सपना भी जल्दी पूरा हो गया। उस कंपनी का नाम था कोनो कोटे, जो कि स्विट्जरलैंड के सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। यहाँ पर वेल्सडॉर्फ एक क्लार्क का काम कर रहे थे। वेल्सडॉर्फ का काम था पॉकेट वाली घड़ियों की वेंडिंग करना। एक्चुअली उस टाइम पर मर्द पॉकेट की घड़ियां पहनते थे और रेस्ट वॉच सिर्फ लड़कियां पहनती थी। इसके साथ साथ इन घड़ियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इन सब घड़ियों में एक स्प्रिंग लगी होती थी जिसे सुबह सुबह उठकर पूरा घुमाना पड़ता ताकि ये घड़ी एक दिन तक चलती रहे, और एक बार घूमने से ये घड़ी सिर्फ एक दिन तक चलती थी। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा हिलते जुलते हो तो भी घड़ी का जो टाइम था वो पूरा हिल जाता था। वेल्स साहब जब घड़ियों की वाइंडिंग करते थे तो उन्हें हमेशा लगता था कि वो एक बहुत अच्छी प्रिसाइज घड़ी बना सकता है। जब वेल्स साहब 22 साल की हुए तो वो लंदन शिफ्ट हो गए। यहाँ पर वो एक लड़की से मिले जिसका नाम था फ्लोरेंस फ्रांसिस, जो कि आगे चलकर इनकी वाइफ भी बनी। इसी टाइम तक वेल्स साहब को पता चल चुका था कि एक कंपनी कैसे काम करती है और कैसे घड़ियां बनती है। 1905 में वेल्सडॉर्फ ने अपने साले के साथ मिलकर एक कंपनी खोली और इस कंपनी को नाम दिया वेल्सडॉर्फ एंड डेविस को। ये एग्जिस्टिंग स्विट्जरलैंड की घड़ियां लेती और इससे इंग्लैंड की केसेस में बंद कर बेच देती। लेकिन वेल्सडॉर्फ जितने सेल एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी घड़ियां नहीं बिक रही। काफी कस्टमर के साथ बात करके उन्हें पता चला, क्योंकि घड़ियों का नाम वेल्सडॉर्फ एंड डेविस था जो कि एक जर्मन नाम था, इसलिए लोग घड़ियां नहीं खरीद रहे थे। उस वक्त जर्मनी के नाम से काफी लोग नफरत करते थे और इनका कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहते। 1908 में वेल्सडॉर्फ ने जल्दी से अपने कंपनी का नाम बदलकर रोलेक्स वॉच कंपनी रख दिया। रोलेक्स एक प्रीमियम नाम लगता था जिसकी वजह से इनकी सेल्स काफी इंक्रीज हुई। इसी टाइम पर वेल्सडॉर्फ बहुत पैसा खर्च कर रहे थे इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट पर, ताकि वो ऐसी घड़ी बनाए जो बहुत ही प्रिसाइज हो और पानी में भी चलती रहे। 1924 में उन्होंने ये सपना पूरा कर दिया और एक मास्टरपीस घड़ी बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया रोलेक्स ऑयस्टर, क्योंकि ये ऑयस्टर की तरह वाटर प्रूफ थी, जो कि दुनिया की पहली वाटर प्रूफ घड़ी थी। इतनी अमेजिंग घड़ी बनाने के बाद भी बहुत से लोगों को इस क्लाइम पर डाउट था कि वाटर प्रूफ घड़ी बन ही नहीं सकती, लेकिन इसके लिए भी वेल्सडॉर्फ रेडी थे, जो कि उस टाइम उनकी कोई भी कंपटीटर कंपनी सोच भी नहीं सकती। 1927 में वेल्सडॉर्फ ने ऐसा मौका देखा जो बहुत कम लोग सोच रहे थे। एक लड़की थी जिसका नाम था मर्सिडीज ग्लेज, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्विमर थी। इस लड़की ने कहा कि वो बहुत से ठंडे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर चुके हैं। लोग इस पर बहुत हंसे और सबने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। इस पर इस लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं इस चैनल को दोबारा से तैरकर दिखाऊंगा। वेल्सडॉर्फ को जैसे ये बात पता चली, वो मर्सिडीज के पास गए और उन्होंने उसे कन्विंस कर दिया कि जब वो इंग्लिश चैनल में स्विम करेंगे तो उसी टाइम वो रोलेक्स ऑयस्टर को पहन ले। भले ही ये लड़की इस अटेम्प्ट में इस चैनल को पार नहीं कर पाई, लेकिन जो वेल्सडॉर्फ को चाहिए था वो हो गया। रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी समंदर में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। वेल्सडॉर्फ ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। वो लंदन डेली मेल में गए और एक फुल पेज एड चलाई जिसमें उन्होंने प्राउडली अनाउंस किया कि रोलेक्स ऑयस्टर द वंडर वॉच दैट डिफाइंस द एलिमेंट्स। ये सिर्फ एक एड नहीं थी, ये एक कहानी थी जो लोगों को सुननी थी। लेकिन वेल्सडॉर्फ यहाँ नहीं रुके। ये समझते हुए कि लोगों को ये खुद देखने की जरूरत है, उन्होंने लंदन की दुकानों में फिश बॉल रख दी है जहाँ पर मछलियों के साथ साथ रोलेक्स की घड़ियां पानी में डूबी हुई थी। लोग जब शोरूम में इन घड़ियों को पानी में डूबते देखते वो हैरान हो जाते, ये घड़ियां अभी तक काम कैसे कर रही है। इन सब मार्केटिंग की वजह से रोलेक्स
रोलेक्स एक प्रीमियम ब्रांड बन गया था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान घड़ियां सिर्फ एक जीवनी नहीं थी, बल्कि लाखों सोल्जर की जान बचा सकती थी। अगर सोल्जर की एक घड़ी कुछ और टाइम बताती और दूसरी जो दूर खड़ी है उनकी घड़ी कुछ और टाइम बता रही है, तो वो दोनों मिलकर एक साथ कभी भी दुश्मन पर अटैक नहीं कर पाएंगे। इसी मोमेंट पर गवर्नमेंट ने एक फैसला ले लिया कि वो रोलेक्स की घड़ियां अपने सोल्जर्स को देंगे। गवर्नमेंट की रोलेक्स की घड़ियों में इंटरेस्ट देखते ही नॉर्मल पब्लिक में इसकी सेल्स और इंक्रीज हो गई। रोलेक्स ऑयस्टर ने तो धमाल मचा दिया था, लेकिन विल्सडॉर्फ कुछ और बेटर करना चाहते थे। उसी टाइम पर जितनी भी घड़ियां थी, इंक्लूडेड रोलेक्स ऑयस्टर, सब में एक प्रॉब्लम थी, इन सब को मैनुअली वाइंड करना पड़ता था। विल्सडॉर्फ को उसी टाइम पर एक ऐसी घड़ी बनानी थी जिसे चलाने के लिए मैकेनिकली कुछ भी ना करना पड़े, और फिर उन्होंने दुनिया की सबसे पहली सेल्फ माइंडिंग वॉच इंट्रोड्यूस की, रोलेक्स ऑयस्टर परफेक्चुअल। इस वॉच में एक परफेक्चुअल राउटर था, जिसका मतलब है कि अगर आप इस घड़ी को पहनते हैं तो आपके मोमेंट से ही ये चार्ज हो जाएगी, और हर बार घड़ी को बाहर निकाल कर उसे मैकेनिकल चार्ज यानी चाबी पाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उतना सक्सेसफुल होने के बाद भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे साल गुजर गए, विल्सडॉर्फ ने अपने हर एक सपने को सच होते हुए देखा, लेकिन 1944 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई। इस दुख के बाद विल्सडॉर्फ एक बहुत गहरी सोच में पड़ गए। इन लोगों की कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्हें टेंशन होने लगी कि उनकी मौत के बाद रोलेक्स का क्या होगा। बहुत महीनों तक सोचने के बाद विल्सडॉर्फ ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। 1945 में उन्होंने हेंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन को बनाया, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट फाउंडेशन था, जिसमें उन्होंने रोलेक्स की सारी शेयर दान कर दी। विल्सडॉर्फ ने सिर्फ इतना ही नहीं सोचा, उन्होंने फाउंडेशन को इस तरीके से बनाया कि रोलेक्स अब से जितनी भी प्रॉफिट करेंगे उसे चैरिटी में दे दिया जाएगा। जब 6 जुलाई 1960 को विल्सडॉर्फ की डेथ हो गई, तो उनकी हेंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन ने इंश्योर किया कि रोलेक्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी और कभी भी किसी पब्लिक शेयर होल्डर या कारपोरेट टेक ओवर की वजह से अपने इन्वेंशन नहीं छोड़ेगी। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि रोलेक्स दूसरी कंपनीज की तरह टैक्स क्यों नहीं देती। अब क्योंकि इस कंपनी को एक चैरिटेबल फाउंडेशन ओन करती है, तो स्विस लॉ के मुताबिक इनकी प्रॉफिट फाउंडेशन में री इन्वेस्ट होती है, जिसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए इन्हें टैक्स नहीं देनी पड़ती।